यहाँ से निकलो, तुम यहाँ से चलो। बाप मेरे साथ गया, जाके FIR। You're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज आपकी बहन सिद्रा चौधरी आपको अपनी रियल स्टोरी बताएगी कि मेरे साथ हुआ क्या क्या था। सबसे पहले तो जब मैं थी 17 ईयर की, मतलब 17 साल की, जब मैं थी 18 साल की हुई हूँ, तो मेरे माँ बाप ने और मेरे भाइयों ने सब ने आपस में मशवरा करके इन्होंने मेरी शादी का प्लान किया। और इन्होंने शादी मेरी एक ऐसे इंसान से की जो बहुत ज़्यादा रिच था, मतलब वेल सेटल था, अमीर था। उसके साथ मेरी शादी कर दी। अब इन्होंने क्या किया, उसके साथ शादी करने का इनका मकसद भी यही था कि हम उससे पैसा खाएंगे, और इन्होंने खाया भी। उस बंदे से इन लोगों ने बहुत पैसा लूटा जो कि मुझे मालूम नहीं था। मुझसे चोरी छुपे वो भी इनको खिलाते रहे पैसे, ये भी खाते रहे। जब कभी मुझे थोड़ी बातें पता चली कि मेरे साथ ये मामला है, मेरी फैमिली मेरे मियाँ से पैसे खा रही है, और मेरी शादी के 5 साल गुजरने के बाद मुझे पता चला कि मेरा वो शौहर जिसके साथ मेरी शादी हुई थी वो पहले से मैरिड है, उसके बच्चे हैं और उसके बच्चे जवान हैं। जब ये मसला बना, मैंने अपने शौहर से पूछा कि आपने मुझे धोखा क्यों दिया। वो कहते मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम्हारे पेरेंट्स को और तुम्हारे भाइयों को मैं पहले ही बता चुका था कि मैं मैरिड हूँ, उनको पता था। उन्होंने तुम्हारी शादी मेरे साथ करवाई ही इसलिए थी कि वो पैसा खाएंगे और मुझे एक छोटी एज की लड़की मिल रही थी, बस दैट्स इट। तो मुझे आप बता दें कि मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई क्या काबिल माफ़ी हैं, आप सब मुझे बता दें। इन्होंने अपने पैसे के लालच में सब कुछ किया। अब आगे मेरा शौहर मुझे मोहब्बत दे रहा है, प्यार दे रहा है, वो हमारा अपना मैटर है। उसने मुझे प्यार दिया है, नो डाउट, बहुत प्यार दिया है, मैं इसीलिए उसके साथ खुश हूँ। बच्चा तो हमारा कल पैदा हुआ है, हमारी ज़िंदगी के 6 साल ऐसे ही गुजरे हैं सिर्फ प्यार मोहब्बत में। उसने, मेरे शौहर ने तो प्यार दिया है मुझे, लेकिन मेरे वालिदैन ने और मेरे भाइयों ने क्या किया, इन्होंने मुझे कैश किया। इन लोगों ने सोचा कि एक यंग लड़की है, हमारी बहन छोटी एज की है, इसको हम किसी ऐसे लड़के से ब्याह दें, किसी ऐसे बंदे से ब्याह दें जिससे हम लाखों करोड़ों रुपए खा सकें। खैर वो तो खाते रहे पैसे पहले भी। तो शादियाँ जो मेरे दोनों भाइयों की शादियाँ हुई हैं वो भी मेरे शौहर ने की हैं अपने पैसों से। जो मेरा भाई मुलज़म है जिसने 33 अड्डे पे मोबाइल की दुकान बनाई है, वो भी मेरे शौहर के पैसों से बनी है। बहुत कुछ इन्होंने किया। मेरे भाई की शादी पे मेरा लॉकेट सेट था, वो भी इन्होंने लेके अपनी बेगम को पहना दिया। तो इस तरह खाते रहे हैं, बहुत कुछ खाते रहे हैं। खा के उसके बाद जब ये मेरा बेटा अरमान, जब ये होने वाला था, तो उस टाइम पे मेरे माँ बाप ने और मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि तुम्हारा शौहर तो मैरिड है पहले से, तुम्हारी क्या सिक्योरिटी है, अगर वो तुम्हें छोड़ देगा कल को तो तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारी तो कोई ज़िंदगी नहीं है। तुम ऐसे करो, अपने शौहर को बोलो कि हमारे घर के पास ज़मीन खरीद के तुम्हें घर बना दे। मैंने इनकी बात को इग्नोर किया। मैंने सोचा कि ये लालची लोग हैं, मुझे तो अपने ख़ानदान का पता था, ये लालची लोग हैं, इन्होंने पैसा लगवा के लूट के बाद में कोई भी फ़ायदा नहीं होना, और मैं भी कैसे सरवाइव करूँगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया। लेकिन इन लोगों ने फिर इसका फ़ायदा ये उठाया कि इन्होंने मेरे हस्बैंड को डायरेक्ट होके ट्रैप करना शुरू कर दिया कि आपकी पहली फैमिली भी है, अब सिद्रा दूसरी फैमिली भी है, तो आप ऐसे करो, हमारे घर के पास घर बना दो इसको, और साथ में डेयरी फार्म बना लो, तुम्हारा काम चलवाएंगे हम, जैसे तुम कहोगे वैसे हम काम करेंगे, आपको करोड़ों रुपए आमदन होगी। तो वो शहरी पप्पू बंदा था, उसको आइडिया नहीं था कि ये कितने खंजीर लोग हैं, ये रियासती लोग कैसे होते हैं, पंजाबी, ये तो
मुझ से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो इन्होंने मेरे हस्बैंड को ट्रैक करना शुरू कर दिया। मेरा हस्बैंड जी इनकी बातों में आ गए। हस्बैंड कहते तुम गंदी हो, तुम चूड़ी मरासन हो, तुम्हारे माँ बाप ही अच्छे हैं, तो वो ही सही कह रहे हैं, तुम्हें मैं सिक्योर कर देता हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए तुम्हें प्रॉपर्टी बना देता हूँ, तुम्हें घर बना देता हूँ, तुम सिक्योर हो जाओ। मेरे हस्बैंड को मैंने बहुत रोका कि ऐसे मत करो, क्योंकि मैं अपनी फैमिली की खसलत जानती थी कि ये लोग कभी मुखलस नहीं हो सकते। जब अपनी 18 साल की बच्ची को एक ऐसे बंदे के साथ ब्याह दिया सिर्फ पैसों की खातिर, तो वो क्या कर सकते हैं, आप खुद सोचें। फिर मेरा शौहर ने मेरी एक भी ना सुनी। वो मेरे अब्बू के पीछे, मेरे भाइयों के पीछे लगे हुए थे। उन्होंने जी डेयरी फार्म बनाना शुरू कर दिया। पहले इनसे ज़मीन खरीदी, फिर ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जब तमीर हो रहा था सब कुछ, तब तक ये बहुत अच्छे थे। ये जो मेरे ख़ानदान वाले हैं, बहुत अच्छा चल रहा था काम, बहुत खुशी खुशी इन्होंने डेयरी फार्म बनवाया, घर बनाया, कंस्ट्रक्शन की, सब कुछ कर करा के जब बारी आई काम चलाने की, तो इनके रंग बदलना शुरू हो गए। इन्होंने अपने तेवर ही बदल लिए। फिर मेरे मियाँ मुझे कहें कि अब तुम बिहाड़ी जाके रहो, तुम डेयरी फार्म पे जाके रहो, अब उस प्रॉपर्टी को अकेले तो नहीं छोड़ना, तुम वहाँ जाओ, तुम्हारे लिए बनाई है। मैं मजबूर होके अपने बेटे को लेके मैं इधर आ गई, इसी जहाँ पे मैं बैठी अब वीडियो बना रही हूँ, यही वो बिहाड़ी वाला घर है। ये अभी अनकम्प्लीट है, इसको अभी कंप्लीट भी करना था, पेंट करना था, अलमारियाँ बनानी थी, लेकिन वो इसी दुख तकलीफ़ में नहीं बनाया कि इन लोगों ने कुछ हमें जीने ही नहीं दिया, मेरे माँ बाप ने और मेरे भाइयों ने। अच्छा, इनकी प्लानिंग चलती रही। इन लोगों ने शुरू से क्या करना शुरू किया, जब मैं आ गई हूँ बिहाड़ी, तो इन लोगों ने मेरे नौकर जो रखा होता था वो उसको भगाना शुरू कर दिया। नौकर भाग जाता था। जब नौकर ही नहीं है तो काम क्या करेंगे, आप खुद सोचें। मेरे बाप ने करना है ये काम। आप लोग क्या समझेंगे कि माँ बाप ऐसा कर सकते हैं? एक जो मेरे जैसी लड़की है वो किस रिश्ते पे भरोसा कर सकती है? माँ बाप पे करे, हस्बैंड पे करे, भाइयों पे करे, किस पे भरोसा कर सकती है? मैं तो आज इस चीज़ को लेके लाजवाब हूँ कि औरत किस पे भरोसा करे, हर रिश्ता बदल जाता है। तो इन्होंने अपनी चालें शुरू कर दी। चालें इन्होंने इतनी शुरू की हैं, इतनी मुनाफकत शुरू की है कि मैं अब यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या छोटी छोटी बातें बताऊँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें फिर इन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया, तुम यहाँ क्यों रहती हो, तुम अपने शौहर के पास चली जाओ, तुम यहाँ ना आया करो। अब मैं कहूँ कि मैं यहाँ ना आऊँ तो प्रॉपर्टी हज़म हो जाएगी, प्रॉपर्टी मेरा ख़ानदान सारा कब्ज़ा कर जाएगा, तो ये कैसे होगा। अब हमने ये किया कि एक नौकर रखा, हमने थोड़े से जानवर डाल लिए खुद से। मेरे माँ बाप ने और मेरे भाइयों ने सपोर्ट नहीं की मेरे शौहर को। मेरे शौहर ने खुद मंडी जाके जानवर खरीद के डाल लिए। अब उसका क्या नतीजा हुआ कि मेरी आदत थी सुबह 10-11 बजे उठने की। मेरे बाप ने सुबह सुबह उठ के जानवरों को कभी कुछ कर देना, कभी कुछ कर देना, बीमार ही रहते थे जानवर। कभी बीच में जो बकरियां बच्चे देती थी वो मर जाते थे, और इन्होंने कहना बकरियां दूध नहीं दे रही, सब ड्रामा होता था। इन लोगों ने दूध निकाल के खुद चाय बना के पी लेनी। बड़े बड़े इन्होंने जुल्म किए हैं। सिर्फ मेरे साथ जुल्म नहीं, वो बेजुबान जानवरों के साथ भी इन्होंने जुल्म किया है, जो उनको मारा, जिस तरीके से उन पे जुल्म किया वो किया। फिर मेरे नौकर को भगा दिया। फिर जब नौकर भाग गया तो मेरे बाप ने भी उनको चारा ना डाला, जानवर भूखे मरना शुरू हो गए। फिर कौन करता काम। फिर मेरे मियाँ ने वो जानवर भी बेच दिए, आधी आधी कीमत पे निकाल दिए कि अब बीमार हो रहे हैं तो क्या करेंगे। तो आप ये देखें कि इतना कुछ इन लोगों ने किया। ये सब कुछ करने के बाद इनका अगला वार था कि मुझे गंदा साबित करना। इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये बदकिरदार है, यहाँ पे रहती है, बदकिरदार है। अब अपनी प्रॉपर्टी को सेव करें तब भी गलत हो गए, अगर यहाँ से चली जाऊँ तब भी हमारा नुकसान हो रहा था। मेरे भाई जो आतिफ नदीम है, जो मेरा मुलज़िम है, उसने मेरे गेट पे आके बदमाशी करना शुरू कर दी। फिर इनका एक ही प्रोपेगेंडा होता था कि शौहर यहाँ क्यों आता है। अगर मेरे मियाँ यहाँ आते थे तब भी इनको प्रॉब्लम था, अगर मैं रहूँ तब भी प्रॉब्लम था।
ये सारे प्रोपोगंडे मैं तो आपको अभी शॉर्टकट बता रही हूँ। प्रैक्टिकल जब होता है तो इंसान को पता चलता है कि कितना मेंटली तौर पे मैं अपसेट होती थी। मैं तो नफ्सियाती मरीज़ बन गई थी, मैं अपने सर में जूते मारती थी। इन्होंने मुझे इतना परेशान रखा था। एक मैं अपने शौहर से भी दूर रहती थी, एक ये लोग भी मुझे थ्रेट करते थे। फिर आतिफ जो मेरा मुल्ज़िम है उसने आना शुरू कर दिया इधर मेरे गेट पे, तुम यहाँ से निकलो, तुम यहाँ से चलो, नहीं तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा। ये सारा कुछ होने के बाद इन्होंने फिर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि ये बदकिरदार, ये गंदी है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता यहाँ पे रह के जी, ये बदकिरदारी कर रही है, गैर बंदों को अंदर बुलाती है। हालांकि माँ बाप मेरे साथ रहते थे जब ये फार्म बना, तब से लेके माँ बाप मेरे साथ रहे हैं। 2 साल हमारे यही तमाशे चलते रहे हैं। इन लोगों ने काम नहीं होने दिया। इन्होंने आतिफ आ जाना, उसने बदमाशी करनी, माँ बाप वो लड़ाई शुरू कर देते थे। इस तरह होता रहा। फिर फाइनली मैं नहीं गई, मैं अपनी प्रॉपर्टी घर छोड़ के नहीं गई, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे कहा था कि ये प्रॉपर्टी को प्लीज़ संभालो। अब मुझसे तो गलती हो गई है, लेकिन अब तुम प्लीज़ संभालो। मैं नहीं गई कुछ भी छोड़ के। फिर इन्होंने अपने छोटे बेटे की शादी की। छोटे बेटे की शादी करके इन लोगों ने ये ज़िद की कि हम यहाँ से चले जाएंगे, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे साथ रहें, तुम अकेले नहीं सरवाइव कर सकती, तो हमारी जो बेटा है और जो हमारी नई बहू आ रही है उसको भी तुम इसी घर में रखो। फिर इस बात पे झगड़े शुरू हो गए। मैंने कहा इस घर में मैं नहीं रख सकती, मेरी क्या लाइफ होगी, फिर मेरे हस्बैंड ने आना है, बीच में ही भाई है, बीच में ही भाभी है। तो आप लोगों को भी पता है कि बीच में भाई भाभी और मेरे हस्बैंड माँ बाप किस तरह बंदा बेशर्म लगता है। तो मैंने कहा ऐसे नहीं होना, आप माँ बाप इधर रहें, भाई अपनी बीवी को अपने साथ ले जाए, वो CTD में मुलाजिम है, वासिफ चौधरी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, मुझे छोड़ के अकेले, सर्दियाँ थी तब, ये चले गए अपने बेटे के साथ। कहते हम तो जा रहे हैं, हम अपनी बहू को अकेला नहीं छोड़ सकते, लेकिन बेटी को छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनको ये था कि इसको इतना तंग करें कि ये वैसी प्रॉपर्टी छोड़ के भाग जाए। वो तो हुआ नहीं। कोई बात नहीं, ऐसा बुरा टाइम आता रहता है ज़िंदगी में। मैंने बहुत कुछ सीखा है मेरे अपने रिश्तों से, मेरे अपने सगे माँ बाप, मेरे अपने सगे भाई। इन लोगों ने इस प्रॉपर्टी की खातिर मेरे साथ वो जुल्म किया है जिसकी बख्शिश इनको क़यामत वाले दिन भी नहीं होनी, क़यामत वाले दिन भी इनको माफ़ी नहीं मिलती इंशाल्लाह। और ये मर भी जाएंगे तो मैं इनके जनाज़ों पे नहीं जाऊंगी, मैं इनके जनाजे पढ़ चुकी हूँ। इनको शर्म आनी चाहिए थी। पहले मेरी शादी ऐसे की, फिर इन्होंने कैसे मेरे हस्बैंड का पैसा खाया, फिर डेयरी फार्म बनवा लिया, फिर वो नहीं चलने दिया, उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश इन्होंने की। फिर ये जब मैं नहीं गई, हद मैंने बर्दाश्त किया। मेरे हस्बैंड ने लाहौर से अपना कोई मुलाज़म अच्छा बंदा जो रहने के काबिल था यहाँ पे, तो उसको भेज दिया ताकि वो मेरा ख्याल करे, इधर मुझे सामान ला के दे, हर चीज़। तो वो आ गया, मुझे थोड़ा सहारा मिल गया, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया। फिर मैं अकेले रहती रही 5-6 महीने तकरीबन मैं अकेले सरवाइव किया बहुत मुश्किल से। फिर इन लोगों ने और इसके बाद जब इन्होंने देखा कि सिद्रा तो मजबूत होती जा रही है, वो रह रही है, तो इन लोगों ने अगला काम ये शुरू किया कि मेरे ऊपर अटैक करवाने शुरू कर दिया। आतिफ ने मेरे ऊपर अटैक किया। जब इसने पहला अटैक किया था तो ये माँ बाप और जो मेरे बाकी भाई हैं वो सारे बैकअप पे थे। उन्होंने कहा कि हाँ आतिफ ने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, आतिफ ने तुम पे हमला किया है, तो आओ हम उसके खिलाफ FIR कटवाते हैं। मेरा बाप मेरे साथ गया, जाके FIR कटवाई, आतिफ को अरेस्ट करवाया और आतिफ जेल गया। फिर आतिफ के ससुराल वाले, इसका ससुर और इसके साले, वो आ गए मेरे पास और हमारे एरिया में जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं उनको लेके आ गए, जिन्होंने आके मुझे रिक्वेस्ट की कि बेटा आप इसको माफ़ कर दें, इस माफ़ी के बदले आपको कोई अगर एविडेंस चाहिए तो वो हम देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप 30 लाख रुपए का पर नोट कर दें मुझे कि आतिफ अगर आइंदा कोई भी मुझे नुकसान दे किसी भी किस्म का तो ये 30 लाख देने का पाबंद होगा। आतिफ ने फिर मुझे 30 लाख का पर नोट करके दिया। पर नोट करके देने के बाद तकरीबन 1 साल तक सुकून रहा है, किसी ने भी कोई पंगा नहीं लिया।
پھر اب میں یہ سمجھتی رہی کہ شاید عاطف اکیلا میرے ساتھ بدمعاشی کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا. یہ پورا گھر، ماں باپ اور سارے بھائی یہ سارے اکٹھے تھے. یہ ان کا پلان ایک تھا، بس فرنٹ پہ ایک بندہ آ رہا تھا فی الحال. تو جب 1 سال گزر گیا، عاطف نے وہی سارا کام دوبارہ کرنا شروع کر دیا. یہاں پہ بدکرداری ہو رہی ہے، یہاں پہ غلط کام ہو رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میری غیرت نہیں گوارا کرتی. اس نے دوبارہ بدمعاشی کرنا شروع کر دی میرے ساتھ. پھر میں نے اپنے ماں باپ کو بولا کہ اب میں دوبارہ اس پہ FIR کرواؤں گی. میں نے اپنے ماں باپ سے بولا کہ مجھے اب اس کے اوپر کیس کرنا ہے دوبارہ، میں اس کو معاف نہیں کروں گی. میرے ابو نے بولا ہاں کیوں نہیں، ہم کرتے ہیں، کیوں نہیں. میرے ابو دوسری دفعہ بھی میرے ساتھ گئے، عاطف پہ جا کے FIR کٹوائی. عاطف بھاگ گیا، یہ ریسٹ نہیں ہوا، اس کی بیوی پہ بھی FIR کٹوائی جو مجھے دھمکیاں دے رہی تھی. جب یہ سب ہوا تو آگے عید آنے والی تھی، جب یہ جو عید ابھی گزری ہے، تو عید جب آئی، عاطف ماں باپ کے گھر آ کے بیٹھ گیا معافی مانگنے، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں. ماں باپ نے بھی مجھے بولا فون کر کے، میں لاہور چلی گئی تھی، اپنے ہسبینڈ کے پاس عید کرنے چلی گئی تھی. جب میرے ماں باپ نے بھی مجھے بولا اس کو معاف کر دو، میں نے نہیں کیا، کیونکہ معافی ایک دفعہ ہوتی ہے، بار بار تو نہیں ہوتی نا. جب میں نے معاف نہیں کیا تو ماں باپ اور جو میرے باقی بھائی تھے جو چھپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، جو مجھے شو کر رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، عاطف کے ساتھ نہیں ہیں، عاطف کے خلاف ہیں ہم، وہ سب لوگ اوپن ہو کے عاطف کے ساتھ کھڑے ہوئے. کہتے اگر تم نے اس کو معاف نہیں کیا تو ہم تمہارے ساتھ نہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں. اب آپ دیکھیں، جو بھائی اتنا گندا کر چکا ہو میرے ساتھ اور میں اس کو معاف کیسے کر دوں. اور باقی پورا خاندان جو فیملی ہے میری، وہ ساری عاطف کے ساتھ کھڑی ہوئی. اس دن مجھے پتہ چلا کہ یہ سب ایک ہیں، یہ سب اندر سے ایک تھے، ان کا پروپوگنڈا تھا، عاطف کو فرنٹ پہ رکھنا اور خود وہ اس کا عاطف کا بیک اپ تھے. خیر وہ اب سارے اکٹھے ہو کے میرے خلاف شروع ہوئے ہیں، میں اور میرا شوہر ان کے خلاف شروع ہوئے ہیں. ہمارا کورٹ جو ہے، کورٹ میں کیس چل رہا ہے، انہوں نے ہمارے خلاف کیس دائر کر دیا، ہم نے ان کے خلاف کیے ہوئے. اب انہوں نے کورٹ میں جو کیس دائر کیے ہوئے ہیں اس کی میں پیروی کر رہی ہوں. دھمکیاں مجھے آج تک بھی یہ دے رہے ہیں کہ اگر تم پراپرٹی چھوڑ کے نہ گئی ہم تمہیں قتل کر دیں گے، لیکن میں اپنی حفاظت کر کے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں، فائٹ کر رہی ہوں. اور یہ پوری فیملی ایک سائڈ پہ منافق ہیں، سارے منافق ہیں. مجھے اس بات کا آئیڈیا ہوا پہلے دن سے یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے. میرے ماں باپ، میرے بھائی، یہ سب ایک سائڈ پہ ہیں اور انہوں نے ہر طریقے سے چاہا ہے پیسہ لوٹنا. میری شادی کر کے مجھے کیش کیا نا. ایک ایسے بندے سے شادی کر دی میری جو پہلے سے میرڈ تھا، میرا کیا قصور تھا. اور پھر یہ اب لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں اس نے تو خود اپنی مرضی سے کیا تھا. اگر میں نے اپنی مرضی سے کیا تھا، بھاگ کے کیا تھا، تو پھر ان کی گواہی کیوں ہے میرے نکاح نامے میں، ان کے سائن انگوٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ وہ میں ان کو اٹھا کے لے گئی تھی گھر سے، گن پوائنٹ پہ کروائے تھے. ان کو شرم آنی چاہیے. یہ میرے بھائیوں نے اور میرے ماں باپ نے ایک چیز کا حساب دے کے مرنا ہے. اور جب یہ مریں گے ان کے جنازے نہیں اٹھائے جائیں گے، ان کے جنازے اتنے وزنی ہو جائیں گے کہ لوگ اٹھا ہی نہیں سکیں گے. عذاب آئے گا ان کے سر پہ. ان کو غیرت نہیں آتی، ایک بیٹی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. مزید میں آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتی جاؤں گی. جیسے کورٹ میں میرے کیس چل رہے ہیں، میں پیشیوں پہ جاتی ہوں، جیسے جیسے پیشیوں پہ جاؤں گی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں سب کچھ آپ لوگوں کو بتاؤں گی. ابھی میں نے چیزوں کو بہت شارٹ کٹ رکھ کے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن پریکٹیکل جو ہوا وہ اب اتنا ڈیٹیل میں جا کے میں یہاں پہ بتا نہیں سکتی کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ چھوٹی کتنی ٹارچر والی چیزیں جو کی ہیں. تھینک یو سو مچ.